ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ही करते हैं प्रोबेबिलिटी का ऊपर। लास्ट दो क्लास में जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। कैन यू सी द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बोला क्या रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards, it contains, first bit बोला है कि all kings, second bit बोला है कि 3 kings, third bit बोला है at least 3 kings। तो इसमें 3 बिट दिया है, इस क्वेश्चन में हमको 3 बिट दिया है। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा, तो अब हमको करना क्या है, जरा सोचो, आराम से सोचना है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा एनसीआर फॉर्मूला को लेके बनता है। ये क्वेश्चन हमारा एनसीआर फॉर्मूला पे बना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको सिंपल वे में सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम कर क्या रहे हैं। हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम कर क्या रहे हैं, तो उसमें कर क्या रहे हैं, हमारे पास है इतना तो कार्ड, हम ले रहे हैं इतना कार्ड। दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम दैट यू हैव टू चूज, यू हैव टू सी कि हमारा सैंपल्स पे कितना आएगा, क्योंकि हर प्रोबेबिलिटी का जो होता है कंसेप्ट होता है उसका क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, उसमें क्या बोला है करने के लिए वो पहले देख लो। तो वो जो देख लिया वो उससे हमको पता चल जाता है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट वंस पता चल गया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो हमको एक्सपेरिमेंट बोला है क्या कि 7 कार्ड ड्रॉ किया गया है 52 कार्ड्स में से। 7 कार्ड्स, ये एक्सपेरिमेंट है। 7 cards are drawn from 52 cards। ये हमको दिया है एक्सपेरिमेंट में, तो हम निकाल लेंगे ना एन ऑफ एस 52C7। आई होप सबको समझ में आया, एन ऑफ एस 52C7 होता है। यस सर। हाँ हाँ, तो एन ऑफ एस में मैं अभी तक एन ऑफ एस में जो पढ़ाया हूं तुम लोगों को, व्हाट आर दोस। एक तो पढ़ाया कि कॉइन अगर एन तो फेंकोगे तो 2 टू द पावर n आता है। एक तो पढ़ाया अगर डाइन अगर n तो फेंकोगे तो 2 टू द 6 टू द पावर n आता है। और एक पढ़ाया कि n थिंग्स होगा, उसमें से r थिंग्स अगर हमको सिलेक्ट करना है तो एनसीआर का फॉर्मूला में आता है। इसमें ये तीसरा कैटेगरी में आया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, बीटे। बीटे हो गया क्या, इवेंट है ना। बीटे हमको इवेंट जो दिया है, क्या दिया, इवेंट का नाम हमेशा ई लेते हैं हम लोग, E1 E2 E3 E4 भी ले सकते हो, तो उस पर ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवेंट बोला है कि ऑल किंग्स, ओके, ऑल किंग्स आर इंक्लूडेड, इट कंटेन्स ऑल द किंग्स। तो हमको सोचना है कि एक्चुअली हमको क्वेश्चन में बोला था क्या था, क्वेश्चन में बोला क्या था, और उसमें से मैं एक तो लॉजिकल क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि हाँ ये हमको बोला है, अभी फिलहाल हमको ये बोला है। हमको बोला है क्या, ऑल किंग्स, सारे किंग्स के बारे में बोल रहा है। क्योंकि सारे किंग्स का बोल रहा है तो हमारे पास तो 7 कार्ड था, क्योंकि हमको ओरिजिनल क्वेश्चन में तो बोला है 7 कार्ड ड्रॉ करना, तो उसमें बोला है कि 7 कार्ड तो ड्रॉ करो, लेकिन उसमें सारे किंग्स होना चाहिए। तो सारे किंग्स होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, हमारा पास ऐसे है कि 4 तो किंग है, 3 तो कुछ और भी कार्ड है ना, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 7 कार्ड है, तो 4 तो किंग हो गया और 3 तो कुछ और कार्ड हो गया। ये हमको सोचना है, तो उस चीज को हम थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे एलेबोरेटली, तो ताकि हम उसका इवेंट में कितना तो एलिमेंट है वो निकाल पाए। तो हम लिखेंगे क्या, 4 किंग्स एंड 3 अदर, अदर मतलब अदर देन किंग, दैट्स ऑल। ओके, 4 किंग्स एंड 3 अदर। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे क्या कि एलिमेंट कितना तो है इवेंट में। तो हमको पता है कि अगर हम 48 कार्ड्स ले रहे हैं उसका अंदर में 4 तो किंग्स तो है ही, और 48 अदर कार्ड से 4 तो किंग है और 48 अदर कार्ड है। तो मेरे को बताओ जरा, ये अगर हमको दिया है, जैसे हम बोल रहे थे, हम बहुत सारे क्वेश्चन किए ऐसे है, 6 बॉयज 5 गर्ल्स, इसमें से हम लोग को 6 बॉयज 5 गर्ल्स, इसमें से हमको अगर सिलेक्ट करना है 3 बॉय और 2 गर्ल्स, तो कितना उपाय में हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि 6C3 बॉय सिलेक्ट हो गया, 5C2
गर्ल्स सिलेक्ट हो गया तो 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स में से 3 बॉयज एंड का वर्ड सुनते ही इनटू बात आ जाता है। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो 6C3 इंटू 5C2। ऐसे ही हमको बोला है कि 400 किंग है और 48 अदर कार्ड्स है, तो हमको ड्रॉ करना है 4 किंग, हमको ड्रॉ करना है 4 किंग और 3 अदर कार्ड। विल यू टेल मी कि कितना वे में ये हो सकता है, जरा जल्दी से बताओगे। 4C4 into 48C3। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा 4C4 इंटू 48C3, 4C4 इंटू 48C3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकलता है दो चीज में से, डिवाइड करने से निकल जाता है। इवेंट में कितना तो एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में कितना तो एलिमेंट है। इवेंट में एलिमेंट को हम n ऑफ p में लिखते हैं और सैंपल स्पेस के एलिमेंट को n ऑफ s में लिखते हैं। तो n ऑफ e हो गया 4C4 48C3, तो ये हो गया 4C4 इंटू 48C3 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया क्या 52C7। बोलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। चलो ये हमारा फर्स्ट बिट है जो सबको समझ में आ गया, आई होप। सेकंड बिट क्या बोला है? 3 आर किंग्स, मतलब हम जो 7 का ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 3 तो किंग हैं। बिट बी हमको बोला है 3 किंग्स। इवेंट का नाम फिर से मैं ई ले लेता हूं, मान लेते हैं, या फिर E1 E2 ऐसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन में है तो हम इसको E1 भी कर लेंगे, ये वाला को E1 कर लेते हैं, ये वाला को E2 कर लेते हैं, चलेगा। ई लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम बोले क्या E2 3 आर किंग्स, 3 आर किंग्स। तो आंसर निकालने से पहले हम पहले ये लॉजिकली सोचेंगे कि क्या बोला है, क्योंकि हमको ओरिजिनल क्वेश्चन में तो बोला है 7 का ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे तो क्या 3 दिखा रहा है, तो कुछ तो R4 के बारे में भी होगा। तो हम सोचेंगे कि क्या यहाँ पे 4 ठो किंग है, सॉरी 3 किंग्स है एंड होना चाहिए 4 अदर। ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन? ये वाला बात समझ में आया क्या? 3 ठो किंग और 4 ठो अदर के बारे में जो बोल लिखा में? यस चलो तो फिर मेरे को बता दो कि n ऑफ p कितना होने वाला है। n ऑफ p2 अगर मैं लिख लूं यहाँ पे, तो व्हाट विल बी दैट? हमारे पास टोटल कितना तो किंग है जानते हो ना? हमारे पास टोटल 4 किंग्स है और यहाँ पे 48 अदर कार्ड्स है। ये हमको पता है कि हमारे पास 4 ठो किंग है और 48 अदर कार्ड्स है। तो व्हाट विल बी द आंसर? प्लीज टेल मी। सर 4C3 into 48C4। 48C4, अच्छा वेरी गुड। तो हम अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 इज इक्वल टू 4C3 into 48C4 डिवाइडेड बाय हमारा 52C7। मैं एक्चुअली आंसर चाहता हूँ कोई गर्ल्स में से बोलो, पर पूर्वाशा बोलो या तन्वी बोलो या फिर हाँ पूर्वाशा। हाँ बोलो सर। ये जो कॉम्बिनेशन को पूरा सॉल्व करना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स जरूरी है, लास्ट क्लास में भी कोई पूछा था मेरे को। ओके जरूरी है नहीं, ये इतना बड़ा है जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी में कोई ऐसे ही छोड़ देता है। नहीं वो मैं बोल रहा हूँ, ये जो इतना गैप अगर दोनों में आ जाएगा ना तो जरूरी नहीं है गैप इतना ज्यादा आ जाएगा। तो 52 और 7 बोलने से वो ज्यादा आ जाता है। हम ये दोनों में गैप अगर हम ढूंढेंगे, एक दो ठो गैप होगा तो हम करते हैं 3 तक कर लेते हैं। 52C4 तक अगर होगा तो कर लेंगे 3 या 4। 52C3 होगा तो भी कर लेंगे। ओके एक्चुअली करना चाहिए कि अगर गैप उनमें बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मान लेते हैं दे दिया 80C25, वो तो पॉसिबल नहीं है ना निकालना, वो तो पॉसिबल नहीं है निकालना। लेकिन 80C2 वो निकालना पॉसिबल है, आराम से निकलता है। 80 into 79/2 दैट्स ऑल। या फिर 80C78 करोगे तो भी आराम से मिलता है। तो ये दोनों में ठीक है ना। तो उस केस में हम करते हैं, मतलब हम लोग NCR में जो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है नीचे में, वो जो r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल में से कोई एक अगर वो n से 2-3 का गैप में है, 3 ठो गैप ही सोच लो, तो हम कर लेते हैं, और ज्यादा है तो नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके खत्म ये।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोला है क्या, क्या बोला है कि एटलीस्ट 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स बोला है। E3 एटलीस्ट 3 किंग्स। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लॉजिकली सोचेंगे हमको क्या बोला है। 3 किंग 4 अदर और 4 किंग 3 अदर। क्या यही दो का अलावा कुछ होने का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? एटलीस्ट 3 किंग्स बोला है, मतलब मिनिमम 3 ठो किंग होना चाहिए, मिनिमम 3 ठो किंग होना चाहिए। तो उसमें क्या हो गया, 3 ठो किंग 4 ठो अदर हो गया, तो भी हमारा 7 कार्ड हो गया जिसमें 3 ठो किंग है। या फिर बोलने से यहाँ पे और देख लिए, या फिर और 4 किंग 3 अदर, इसमें भी हमारा 7 कार्ड आ गया। क्या सबको समझ में आया? और ये जो और मैं देख रहा हूं, ये और मेरे को क्या दिलाएगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड क्या दिलाएगा, प्लस दिलाएगा। तो फिर एन ऑफ E3 का वैल्यू हो जाएगा ना, ये और के लिए मैं पहले प्लस डाल ही देता हूं बीच में, और के लिए मैं पहले प्लस डाल देता हूं। तो ये पार्ट देखते हैं, ये पार्ट देखते हैं। ये पार्ट बोल रहा है 3 किंग एंड 4 अदर, है ना, 3 किंग एंड 4 अदर, क्योंकि मेरे को 7 कार्ड चाहिए, तो 3 किंग एंड 4 अदर। और यहाँ पे बोल क्या रहा है, 4 किंग एंड 3 अदर, यस और नो? सो 3 किंग एंड 4 अदर तो ये ऊपर निकाले हैं, 4C3 इंटू 48C4 हो गया, और 4 किंग 3 अदर 4C4 इंटू 48C3। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या सबको? तो वेरी गुड देन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 हो गया हमारा कितना, 4C3 इंटू 48C4 प्लस 4C4 इंटू 48C3 डिवाइडेड बाय 52C7। तो यू कैन लीव इट लाइक दिस। खत्म। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया सबको? यस सर। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा सबको? यस सर। चलो, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो नीचे ले आया थोड़ा, अब तो दिखाई देना चाहिए। ओके, अब वो इशू तो नहीं रहा ना कि लाइट गिर रहा है इसका ऊपर? हाँ ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, What is the probability of getting 9 cards of the same suit in one hand of a game of bridge? What is the probability that जैसे ब्रिज में क्या हो गया, देखो मतलब 4 प्लेयर खेलते हैं। सुन लो, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ब्रिज में हमारा जो खेल होता है, इसमें क्या होता है, 4 प्लेयर खेलते हैं, हो गया। 4 players are playing, हर प्लेयर का पास 13 कार्ड जाता है, दैट्स ऑल। हर प्लेयर का पास 13 कार्ड जाता है। अब उसके बारे में वो समझा रहा है, उसके बारे में वो पूछ रहा है। अगर हर प्लेयर के पास 13 कार्ड जा रहा है, तो फिर बताओ कि सेम सूट का मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट इन वन हैंड। मतलब किसी के पास 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट आएगा, है ना? ये हमको सवाल में पूछा है। ओके, ठीक है। चलो अब बता मेरे को, अगर किसी एक का पास आना ही है, अगर किसी एक का पास वन हैंड का बारे में बोला, मतलब किसी एक का पास बोला है ना, किसी एक का पास अगर कार्ड आना है 13 कार्ड्स, तो कितना पाई में आ सकता है? टोटल 52 कार्ड्स है, तो उसमें से 13 कार्ड्स किसी एक का पास आना है, तो कितना पाई में आ सकता है? 52C13। ओके, तो हम लिख सकते हैं उसको। तो पहले तो इसको लिख, ये वाला फिगर बना लेना ताकि तुमको पता चले, है ना। 4 प्लेयर्स है ABCD, उनका पास 13 कार्ड्स है। ऑलराइट, लिख सकते हो 13 कार्ड्स can come in one hand in
52C 13 वेज। तो इसमें से हमको n ऑफ s पता चल गया कि 52C 13 है। ये हमारा n ऑफ s हो गया। ओके, अब हम इवेंट का बात कर रहे हैं। इवेंट बोल रहा है क्या? 9 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। इवेंट बोल रहा है कि 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। चलो, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा ध्यान देते हैं, सवाल समझने का कोशिश करते हैं कि 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट बोला है, इसका क्या मतलब है। हमारे पास जो कार्ड्स होता है उसमें सूट कितना होता है? 4 सूट होता है। हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है। ओके, तो मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं, क्या ऐसा हो सकता है? जरा बोलना मेरे को, ऐसा हो सकता है कि नहीं? 9 हार्ट एंड 4 अदर, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब किसी के पास 13 ठो कार्ड आया, किसी के पास 13 ठो कार्ड आया, वो 13 ठो कार्ड में से 9 हार्ट का आया और 4 ठो अदर कार्ड से आया। अदर बोलने से वो हार्ट नहीं है। 9 हार्ट आया और 4 ठो अदर कार्ड आया, वो हार्ट नहीं है। तो इसका मतलब उसके पास 13 कार्ड तो आ गया। क्या यही ओनली पॉसिबिलिटी है उसके पास, या फिर और कुछ हो सकता है, या फिर और कुछ हो सकता है? बताओ। हाँ सर, हार्ट की जगह स्प्लिट्स या फिर क्लब्स वो सब आ सकते हैं। हाँ, मतलब ये एक केस हो गया। और हम बोल सकते हैं और 9 डायमंड 4 अदर, और हम फिर से बोल सकते हैं 9 स्पेड 4 अदर, फिर से एक बार और बोल सकते हैं 9 क्लब 4 अदर, है ना? ये हम सब बोल सकते हैं। ऐसा ऐसा हो सकता है। ये एक और आ गया, ये एक और आ गया, ये एक और आ गया। ये और क्या कर लेगा? ये और जो हम देख रहे हैं ये क्या करेगा? ऐड कर देगा, मतलब 3 ठो प्लस आ जाएगा। 3 ठो प्लस आ जाएगा। ओके, अच्छा, 3 ठो प्लस आ जाएगा। सेम चीज का 3 ठो प्लस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लेते x हो रहा है, यहाँ पे भी x हो रहा है, यहाँ पे भी x हो रहा है, यहाँ पे भी x हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? x 4 बार लिखने से अच्छा है 4x लिख लेंगे, हाँ या ना? x 4 बार क्यों लिखेंगे? 4x लिख लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सेम आ रहा है हमेशा। चलो, फॉरगेट अबाउट सेम क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। हम एक का ऊपर फोकस करते हैं, इसका ऊपर फोकस करते हैं, इसका ऊपर फोकस करते हैं। हमको बोला है कि 9 हार्ट और 4 अदर, 9 हार्ट और 4 अदर, लेकिन वो कहां से आएगा? 9 हार्ट और 4 अदर जो है वो कहां से आएगा? 9 हार्ट और 4 अदर कहां से आएगा? 13 हार्ट है, उसमें से 9 हार्ट आएगा। और अदर बोलने से क्या हो गया? हार्ट को छोड़ने के बाद बाकी सब अदर में चले गया, 39 अदर्स। समझ में आया क्या? क्योंकि 52 कार्ड्स तो टोटल है ना, टोटल कार्ड्स 52 है। 52 में से हमारा हार्ट 13 का है, 13 कार्ड से, और 39 अदर कार्ड है। तो इसी में से ही तो ये निकलेगा, इसी में से ये निकलेगा। तो फिर मेरे को बता दो प्लीज जल्दी कि कितना हो रहा है। ये जो पहला केस कितना होगा? सर 13C9 into 39C3। वेरी गुड, 13C9 into 39C4 हो गया हमारा। 13 ठो कार्ड, 9 ठो यहाँ पे है, 4 ठो यहाँ पे है, और मैं देख रहा हूँ कि 9 ठो हार्ट का कार्ड हो गया है, 4 ठो हार्ट नहीं है। तो हमारे तो हो गया ना। हमको तो क्वेश्चन में बोला है कि 9 कार्ड सब सेम सूट आ गया, सेम सूट का। लेकिन ये तो मैं एक पॉसिबिलिटी लिया, दिस इज जस्ट ए वन पॉसिबिलिटी कि खाली हम हार्ट का बात करें, लेकिन हो सकता है 9 ठो हार्ट का ना हो के डायमंड का हो। तो ये दूसरा वाला भी निकालना पड़ेगा फिर ऐसे क्यों? लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारे में तो सेम आने वाला है, तो व्हाई टू राइट लाइक दिस? हम इसमें क्या 4 मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, काम खत्म। आया क्या समझ में सबको? यस सर। तो फिर हम अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाम में क्या दिया हूं? ई दिया हूं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 4 इंटू दिस इज 13C9 इंटू 39C4 डिवाइडेड बाय
नीचे में हो गया क्या हमारा 52 C 30। सबको क्लियर हो गया ये सवाल? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल सबको क्लियर हो गया। अगला सवाल ओके, क्या बोला है? ए फेयर कॉइन, विजिबल है ना? ए फेयर कॉइन with 1 mark on one face and 6 on the other face। मतलब ये जो कॉइन है ना, ये कॉइन में हेड टेल नहीं है, ये कॉइन में हेड टेल नहीं है, ये कॉइन में हेड टेल नहीं है, रेदर इसमें क्या है 1 और 2 लिखा हुआ है। एक साइड में 1 लिखा है, एक साइड में 2 लिखा है, ऑलराइट। और साथ में क्या बोला है? अदर फेस एंड ए फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द numbers that turn up is, फर्स्ट बिट बोला है 3, सेकंड बिट बोला है 12। तो फिर यहाँ पे हम सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? अभी तक तो हम निकाल रहे थे, क्या बताओ तो, खाली नो कॉइन का था या फिर खाली डाई का था। अभी कॉइन और डाई दोनों दे दिया है, तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि अगर एक तो चीज m वेज में होता है, दूसरा चीज n वेज में होता है, तो नंबर ऑफ वेज बोथ द चीज कैन बी डन इज इक्वल टू m into n। ऐसा ही सुने हैं ना हम लोग, m into n, कुछ ऐसा होता है। जस्ट लाइक दैट, डाई हमको 6 तो उपाय में देगा और ये हमको 2 उपाय देगा, तो 6 और 2 हो गया कितना 12। मतलब 12 पॉसिबिलिटी केसेस आता है, 6 और 2 12 पॉसिबिलिटी केसेस आता है। तो मैं लिख रहा हूँ वो 12 पॉसिबिलिटी केस सारे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। तो पहला वाला हमारा कॉइन के लिए लिखूंगा, फर्स्ट वन विल बी कॉइन, सेकंड वन जो है वो हो गया हमारा डाई के लिए लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, सैंपल स्पेस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे? कुछ ऐसा, सपोज S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 सर 3 बोलो। सर वो लिखा 6 ऑन द अदर फेस। हाँ सर मतलब कॉइन के अलग फेस पे 6 है नंबर। किस पे? कॉइन के? अच्छा 6 लिखा है क्या? 6 ऑन द अदर। अच्छा ठीक है, सॉरी दे, ओके ठीक 6 लिखा है, मैं उसमें लिख दे रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ, तो ये 6 होगा, ये सारे 6 होगा, ओके। चलो लिखते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड देन 6 6, ऑलराइट। इसमें जो पहला में लिखा है वो कॉइन के लिए है और दूसरा जो लिखा है वो हमारा डाई के लिए है। पहला कॉइन के लिए है, दूसरा डाई के लिए है। मतलब ये जो मैं बता लिखा हूं वो क्या समझा रहा है मेरे को कि कॉइन में 1 आया, डाई में 1 आया, या फिर कॉइन में 1 आया, डाई में 2 आया, कॉइन में 1 आया, डाई में 3 आया, कॉइन में 1, डाई में 4 आया, समझ में? कुछ ऐसा। तो इसीलिए ये सब सैंपल स्पेस हो गया। अगर हम कॉइन में 1 और 2 नहीं लिखते, कॉइन में हेड और टेल रहता, तो ये सब में ऐसे एच आ जाता ऊपर में 1 के जगह में और 6 के जगह में टेल आ जाता। ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन? ये केस में सैंपल स्पेस हमारा ये आ गया, दिस इज द सैंपल स्पेस व्हाट वी गॉट। अब हम लोग इवेंट में आ जाते हैं। पहला बिट बोला है और सेकंड बिट बोला है, 2 इवेंट बोला है। पहला बिट का इवेंट जो है हमको क्या बोला है देखते हैं। पहला बिट का इवेंट क्या बोला है हमको, ये नाम दे देता हूं कि क्या बोला है, द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। सम ऑफ द नंबर्स is 3। तो खोजेंगे ना यहाँ पे कौन कौन से जगह में 3 हो रहा है, एंड हाउ मेनी प्लेसेस वी आर गेटिंग 3? ओनली 1 प्लेसेस, 1 2। अच्छा ठीक, तो फिर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 ठो, बाय सैंपल स्पेस पे कितना, 12। खत्म, बीटे खत्म हो गया। समझ में आ गया सबको?
Yes, sir. बिट बी बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम इज 12। बिट बिट बी इसमें जो इवेंट है सम इज 12 बोला है, और मेरे को लगता है ये भी तो एक ही बार आ रहा है। हाँ सर। 6 6, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी हो गया 1/12। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑड्स। ऑड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑड्स में हम दो चीज डिस्कस करेंगे, ऑड्स इन फेवर, फिर ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट, ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले एक तो उनका लिख लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जांपल देके, समझोगे। ओके, odds in favor of an event are m/n। इवेंट का नाम मान लेते हैं E है। इवेंट का नाम हम मान लिए क्या? E है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाता है? m डिवाइडेड बाय m प्लस n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द इवेंट हो जाता है n बाय m प्लस n। ओके, ऐसे ही अगर ऑड्स अगेंस्ट लेते हैं हम लोग, ऑड्स इन फेवर यहां पे लिए थे, ऑड्स इन फेवर यहां पे लिए थे। अब फेवर का जगह में अगर हम अगेंस्ट लेते हैं तो क्या आता है? ऑड्स अगेंस्ट और अगेंस्ट एन इवेंट आर m/n। ओके, तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P विल बी n by m plus n, and probability of E dash is equal to n by m plus n। ओके, ये हो गया हमारा क्या? प्रोबेबिलिटी निकालने का। अगर ऑड्स दिया है तो अब मैं ऑड्स के बारे में थोड़ा समझा रहा हूं। ओके, मान लेते हैं कि एक तो कॉइन को हम दो तो डाइस को हम थ्रो किए। अच्छा, दो तो डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना आएगा बताओ तो? 36। हाँ, वेरी गुड। दो तो डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस 36 आएगा। तो लेट मी राइट सम ऑफ दोज। 1 1 1 2, ऐसे करके 1 6 आएगा। ऐसे हम करते करते जाएंगे तो हमारा 6 1 6 2, ऐसे करके 36 आएगा, सॉरी 6 6 आएगा। तो ये जो ना है सब सैंपल स्पेस करने में चले जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 3 6, and then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, तो ऐसे के 36 एलिमेंट आएगा। चलो मेरे एक बात सुन लो। मान लेते मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं एक इवेंट दे रहा हूं, है ना? इवेंट में दिया क्या? डबलेट। ओके ना, मैं इवेंट क्या? डबलेट। तो ये इवेंट में हमारा कौन कौन एलिमेंट आएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। These 6 element will be come. These 6 element will come. इवेंट में हमारा 6 एलिमेंट आएगा, ई में हमारा 6 एलिमेंट आएगा, मतलब n ऑफ p हमारा कितना आएगा? 6, और n ऑफ p नॉट कितना आ जाएगा? 30 होगा ऑफ कोर्स। नहीं, e नॉट कैसे निकलता है? सैंपल स्पेस में से e माइनस कर देते हो तो e नॉट निकल जाता है। तो n ऑफ p हो गया 6, n ऑफ e नॉट हो गया 36। तो हम क्या बोलेंगे? ऑड्स
इन फेवर ऑफ द इवेंट, इवेंट का फेवर में ऑड्स कितना है 6:30। इसका मतलब है कि यह सैंपल स्पेस को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इट एक्चुअली डिवाइड द सैंपल स्पेस इनटू टू पार्ट्स। जो ऑड्स मेरे को चाहिए, सॉरी जो इवेंट मेरे को चाहिए, उसमें कितना तो एलिमेंट है वो एक पार्ट हो गया, और बाकी जो ईडास है वो दूसरा पार्ट हो गया। मेरे को चाहिए सॉम इज 8, नहीं सॉम इज ए डबलेट, नहीं डबलेट अपीयर्स। तो डबलेट में हमारा 6 एलिमेंट आता है, डबलेट में हमारा 6 एलिमेंट आता है, और नॉट ए डबलेट में 30 एलिमेंट आता है। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमको अगर निकालना है ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट, तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट में कितना ठो एलिमेंट है बाय नॉट द इवेंट में कितना ठो एलिमेंट है। तो इवेंट में हमारा 6 एलिमेंट्स आर देयर, नॉट एन इवेंट में 30 एलिमेंट्स आर देयर, तो 6:36 हो गया हमारा आंसर। तो आंसर तो ऐसे 6:36 नहीं देगा क्वेश्चन में, उसको काट कूट के देगा क्या 1:5। तो हमको बोलेगा क्या ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 1:5। तो फिर इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इवेंट का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या होगा 6 होगा पहले ऊपर, क्योंकि इवेंट में तो छोटा एलिमेंट है। बाय सैंपल स्पेस पे कितना एलिमेंट है, ये दोनों को जोड़ दोगे तो 6 और 36, 6 और 30 को जोड़ दोगे तो 36 आ जाएगा। आया नहीं समझ में, आ गया समझ में सबको। तो ऑड्स का मतलब क्या होता है इन फेवर, मतलब ऑड्स का नाम सुनते ही पहले अपना दिमाग में क्या आ जाएगा बोलो, कि इवेंट में कितना ठो एलिमेंट है, इवेंट छोड़ के बाकी कितना ठो एलिमेंट है, और ये सैंपल स्पेस से होता है। सैंपल स्पेस पे तो दो पार्ट डिवाइड हो जाएगा, एक इवेंट हो गया, एक नॉट इवेंट हो गया। इवेंट में इतना एलिमेंट है, बाकी जब में इतना एलिमेंट है, दोनों को डिवाइड करोगे तो ऑड्स इन फेवर आ गया। और अगर इवेंट नहीं, दूसरा में कितना एलिमेंट है, बाय इवेंट में कितना में डिवाइड कर दोगे तो वो रेशियो जो निकल के आएगा वो ऑड्स अगेंस्ट आ जाता है। आगे समझ में अभी सबको। नाउ दैट इज द रीजन कि हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6/6 + 30 होगा। तो 6/6 + 30 का बजाय हमको, क्योंकि ये तो काट कूट के दिया होगा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 6 के जगह में 1 लिखेंगे, और 6 + 30 के जगह में 1 + 5 लिखेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। मतलब ऑड्स का बात सुनते ही हमारा दिमाग में आएगा क्या, पहले इवेंट में कितना ठो एलिमेंट है और इवेंट को छोड़ के कितना ठो एलिमेंट है, कहां से सैंपल स्पेस से माइनस कर दोगे, फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ऑड्स इन फेवर आ जाता है, और अगेंस्ट होने से इवेंट का अलावा जो है वो माइनस वो डिवाइडेड बाय ये में कितना एलिमेंट है, क्या नाम है उसका, इवेंट में, वो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ऑड्स अगेंस्ट आ जाता है। तो अगेंस्ट देगा तो हमको ऐसे मिलेगा, हो गया m/n। तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ E मिल गया ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश हो जाएगा ऐसे, और अगेंस्ट दिया होगा तो हमको ऐसे निकालना है। बस ये 2 पॉइंट नोट करना है, याद रखना है, और हमको क्वेश्चन कर देना है। इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है, खाली वर्ड दे देगा, तुमको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये? अच्छा, अब सोचो ऐसा है, सोचो कि ऐसा है कि किसी का प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E = 1/4। हमको बोला है कि ऑड्स इन फेवर बोलो, ऑड्स इन फेवर बोलो, मतलब ये उल्टा बोल दिया। वहां पे तो हमको दिया था ऑड्स, उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला था, अभी लेकिन प्रोबेबिलिटी दे दिया, ऑड्स निकालने के लिए बोला है। जरा ध्यान दो क्या बोल रहा है। ये वाला हमारा m है और ये वाला हमारा m+n है, सोच रहे हो कि नहीं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ P तो ऐसे लिखा हुआ है ना, m/m+n। तो ऊपर वाला m है, नीचे वाला m+n है, एंड व्हाट आई वांट है ना, बोलो रे, आया समझ में? ऑड्स इन फेवर अगर पूछता है तो m/n चाहिए, तो यहां से हम m/n कैसे निकालेंगे, ये प्लेस में से हम m/n कैसे निकालेंगे? तो कुछ ऐसा
प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P में m बाय m प्लस n आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m बाय n। इसका मतलब है कि अगर प्रोबेबिलिटी दिया होगा, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे दिया होगा, तो उसमें अगर हमको ऑड्स निकालना है, ऑड्स इन फेवर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी बाय उसका कॉम्प्लीमेंट। तो नोट करके ये वाला पॉइंट लिख लो। इस बोलो कौन है, बोलो क्या है, बोलो। तो सर मेरे को ना नेट कर गया, सर आप थोड़ा ब्रीफली समझा देंगे? हां ठीक है, कोई बात बता देना, कोई बात बता देना। ऑड्स इन फेवर ये हो गया उसका फार्मूला, और ऑड्स अगेंस्ट के लिए ये फार्मूला हो गया। मैं एक बार और बता दे रहा हूं। मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस को फेंक रहे हैं, एक डाई को फेंक रहे हैं, तो उसमें आउटकम जो होता है वो आउटकम्स आ गया क्या, 1 2 3 4 5 6 हो गया। मैं एक इवेंट ले लिया, एक इवेंट ले लिया क्या, ग्रेटर देन 4। ओके, एक इवेंट ले लिया ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 में हमारा क्या क्या आएगा, बोलो 5 और 6। ग्रेटर देन 4 में आएगा हमारा 5 और 6, तो ये E है। तो E डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 1 2 3 4। आया समझ में क्या? अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ऑड्स इन फेवर या फिर ऑड्स अगेंस्ट, तो कैसे होता है। अगर एक इवेंट में लिया कि एक डाइस को हम थ्रो किए, तो उसमें आउटकम्स तो ये आ सकता है। अब मेरा मन में आया कि इवेंट लेने के लिए कि ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 के लिए मैं लिख लिया इवेंट, तो 5 और 6 आया, और ई डैश में आ गया 1 2 3 4। तो ये जो है ना, इसमें कितना एलिमेंट आया, इसमें हमारा 2 एलिमेंट आया, इसमें हमको 2 एलिमेंट मिला, और इसमें हमको क्या मिला, 4 एलिमेंट। ओके, तो ऑड्स इन फेवर अगर मैं बोलूंगा, अगर ऑड्स इन फेवर बोलूंगा तो 2/4 बोलूंगा, 2:4 ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट। मेरे को जो चाहिए, ये जो चाहिए, ये चाहिए ग्रेटर देन 4, तो वो 2 बार है, और वो नहीं है कितने बार, 4 बार। तो मैं बोलूंगा कि ऑड्स इन फेवर इज 2:4। अच्छा, E और E डैश ये दोनों को मिला दोगे तो S आ जाएगा, ये हमारा S है। ओके, तो इस वजह से हमको मिलता है क्या, ऑड्स इन फेवर। मतलब बहुत सिंपल सा बात है, ऑड्स इन फेवर में बात बहुत सिंपल सा है। क्या है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जिसका ऑड्स बोला है, उसमें कितना तो एलिमेंट है देख लो। एक इवेंट बोला होगा, उसी का ऑड्स बोला होगा, उसमें कितना तो एलिमेंट है देख लो, उसको उसका वैल्यू m हो गया। फिर सैंपल स्पेस से m को हटा दो, तो जो मिला वो n हो गया, m/n हो गया ऑड्स इन फेवर। समझा? ऐसे ही तो ये क्वेश्चन में अगर मेरे को बोला कि इवेंट हो गया ग्रेटर देन 4, तो बताओ भाई ऑड्स इन फेवर कितना है। तुम क्या करोगे, देखोगे इसमें कितना एलिमेंट है, खत्म। तुम देखोगे सैंपल स्पेस में से इसको हटाने के बाद और कितना एलिमेंट बचता है, तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, तो बोलोगे कि सर ऑड्स इन फेवर हो गया 2:4। अगर ऑड्स अगेंस्ट बोलता, उल्टा बोलता 4:2। तो ये वाला चीज को मैं क्या बोलता हूं, फिलहाल मैं इसको m मानता हूं, और फिलहाल इसको मैं n मानता हूं। इसको m मान रहा हूं, इसको n मान रहा हूं। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑड्स को भूलो, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इवेंट में कितना तो एलिमेंट है डिवाइड बाय सैंपल स्पेस पे कितना एलिमेंट है। और मजे की बात यह है कि सैंपल स्पेस पे कितना एलिमेंट है, ये दोनों को जोड़ने से आ जा रहा है। 2 और 4 को जोड़ोगे तो आ जा रहा है। तो इसीलिए हमारा प्रोबेबिलिटी जो है 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा। लेकिन 2 तो मैं m बोल रहा हूं, बाय 4 हो जाएगा n, तो 2m by m plus n. So that is why we get probability of the event as m by m plus n. अगर odds in favor बोला होगा तो उसमें से इवेंट का प्रोबेबिलिटी ये मिलता है, और इवेंट नॉट का प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस करने से मिलता है, सबको पता है। ऐसे अगर ऑड्स अगेंस्ट बोलता है तो हम उल्टा करते हैं, इवेंट का प्रोबेबिलिटी ये हो जाता है, इवेंट नॉट का प्रोबेबिलिटी ये आ जाता है। मैं ये तो समझा दिया, लेकिन मैं एक और चीज बता रहा था तुम लोगों को। क्या बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी दिया होगा तो उसमें से ऑड कैसे निकालते हो, ठीक है। तो वो चीज लिख लो, इफ लिख लो उसको, इफ
probability of an event is PE if probability of an event is PE if probability of an event is P, then odds in favor are probability of E divided by probability of P dash. खत्म. odds in favor हो गया probability of P by probability of P dash. odds against probability of P dash is to probability of P. तो हमको जैसे क्वेश्चन दिया होगा हम उस हिसाब से लिख लेंगे. मतलब अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ऑड्स का फॉर्म में. प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग. क्या क्या फॉर्म में देता है प्रोबेबिलिटी जानते हो? एक तो हम लोग जो निकाल रहे अभी तक, एक तो ये ऑड्स का फॉर्म है, और एक केस क्या देता है परसेंटेज का केस में. तो अगर हमको बोलेगा कि इन ए क्लास 50% स्टूडेंट, तो 50% स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो 50/100 कर देंगे. ओके, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ m करके लिखेंगे. एनीवे, तो ये हो गया हमारा ऑड्स. चलो इसका ऊपर क्वेश्चन करते हैं. एक दो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नया हाई फाई फंडा का ऊपर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से ही. ओके, क्वेश्चन क्या बोला है? odds in favor of an event are 5:15, find the probability of that event. तो हमको odds in favor बोला है. odds in favor are 5:15. Therefore m/n का वैल्यू दे दिया है 5:15. So probability of the event P of P m/m+n सबको पता है ना? तो क्या होगा इसका आंसर बता दो. 5/20 1/4. ओके, so it could have been given 1:3 also, ऐसे भी दे सकता है. चलो आराम से अगला क्वेश्चन करते हैं. odds against of an event are 5:15, find the probability of that event. यहाँ पे उल्टा दिया है, odds against दिया है. यहाँ पे हमको odds against दिया है. ठीक है, तो odds against are 5:15. मतलब ये n है, ये m है. Therefore probability of E n by, या फिर हमको अगेंस्ट में भी m/n ही देखे हम ना, तो चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा. इसको ही लिखते हैं. m/n उसमें भी लिए थे, m/n. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा कितना? n divided by m+n. That is equal to कितना हो गया? 15/20 5 + 15. 15/20 या फिर 3/4 हो गया दोनों. इसमें पूरा सिंपल क्वेश्चन आता है, खाली ऑड्स जो होता है वो अपना दिमाग में सेट करना होता है कि ऑड्स होगा तो हम ऐसे करेंगे. अच्छा, अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दूं, मैं क्वेश्चन एक तो ऐड कर देता हूं, अपने तरफ से एक क्वेश्चन देता हूं, तो मेरे को बताओ क्या है. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
is 5 by 13. Find the odds against the event. ये मेरा क्वेश्चन है, आंसर ओरल में ही होना चाहिए, बस 10 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए आंसर। सर 13:18 नहीं, जैसे 13/18 नहीं वो भी नहीं है। सर 8:5 हाँ 8:5, 8:5 is your answer. See listen, 8:5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P जब लिखते हो ना 5 by 13, इसमें ऊपर में m होता है ना, नीचे में m plus n होता है। Are you getting it, right? यस सर। हाँ, तो हम इसमें फॉर्मूला इसे बता भी दिए थे शायद, क्या फॉर्मूला होता है इसका। हाँ यहाँ पे लिखे थे ना, if probability of an event is provided PE, then odds against PE dash is to PE। P dash कैसे निकालते हैं? 1 minus PE निकालते हैं ना। तो इसमें हम लोग अगर 1 minus PE कर देंगे, ये तो ऐसे ओरली करोगे, अगर करके दिखाओगे तो इसे दिखाओगे। ऐसे मनी करोगे तो हाँ ये m है 5, m plus n है 13, तो n का वैल्यू होना चाहिए कितना? 8 होना चाहिए। तो हमको ऑड्स अगेंस्ट पूछा है, तो उसमें n पहले आ जाएगा, m बाद में आ जाएगा, तो इट इज n बार 8:3, 8:5 हो गया। नहीं तो अगर हम प्रोसेस के हिसाब से करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश निकाल देंगे, 1 minus 5 by 13, 1 minus 5 by 13 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 by 13। तो ऑड्स अगेंस्ट हमको पूछा है, ऑड्स अगेंस्ट पूछा है, तो क्या करना है हमको, पहले P डैश लिखना है जो कि 8 by 13 हो रहा है, इज टू PE 5 by 13, तो इट इज 8:5। क्या सबको समझ में आ गया रे, बोलो। ऑड्स के बारे में सबको क्लियर? यस सर। चलो अगला देखते हैं। ऑड्स क्लियर हो गया, तो अगला देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसमें लिख लो क्या, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन सर बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर। सर ये ऑड्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है मैथ्स में, मतलब? हाँ सर मतलब ऑड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सर? एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सब तो अलग अलग जगह में अलग होता है। पिक द ऑड्स वन आउट, तो उसमें से क्या हो अलग निकालो। ये क्वेश्चन में ऑड्स बोला है, मतलब जो हमको चाहिए उसमें से देखो कितना एलिमेंट है और ये है, बस वही है और क्या है। वो तो वर्ड का अगर मीनिंग समझोगे तो इंग्लिश का एक वर्ड का तो बहुत जगह में बहुत सारे मीनिंग रहता है, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी में ऑड्स अगेंस्ट या ऑड, मतलब कोई एक चीज निकाल लो उसका ऑड्स क्या है, उस हिसाब से ये कर लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट को एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। अच्छा, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कब यूज करते हैं, अगर एक से ज्यादा इवेंट आ जाता है तो यूज करते हैं, मतलब ये और में ही यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हम लिखते हैं, है ना। तो जरा याद कर लोगे तुम लोग कि A यूनियन B हम लोग सेट में पढ़े थे, उसमें क्या लिखे थे, n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। याद है सर किसी को? n of A यूनियन B लिखे थे ये, n of A प्लस n of B प्लस n of A इंटरसेक्शन B। लेकिन हम लोग वो भी पढ़े थे वहां पे, अगर A और B डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट कब होता है भाई? डिसजॉइंट के सेट किसको बोलते हैं? A और B डिसजॉइंट सेट, इसका क्या मतलब है? A और B डिसजॉइंट, A का कोई एलिमेंट B में नहीं आता, इंटरसेक्शन 0। हाँ इंटरसेक्शन 5 होगा, ओके। तो अगर डिसजॉइंट हो गया तो फिर A यूनियन B इज इक्वल टू n of A प्लस n of B, इतना ही लिखते हैं हम लोग। अगर A और B डिसजॉइंट सेट है
तो फिर n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b होता है, क्योंकि n ऑफ a इंटरसेक्शन b 0 हो जाएगा उस समय। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सुनो मेरे बात, अगर मैं दो इवेंट का बात कर रहा हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें दो इवेंट ले लिया, एक इवेंट A ले लिया और एक इवेंट B ले लिया, और मैं क्या देख रहा हूं कि A इंटरसेक्शन B जो है फाई है, तो वो केस में A और B को इवेंट को कोई स्पेशल नाम दिया है हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय। व्हाट इज दैट नेम, रिमेंबर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वेरी गुड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, दो जनरल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। चलो एक बात सुन लो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे n ऑफ s कर देता हूं तो n ऑफ s कर देता हूं, है ना। n ऑफ a बाय n ऑफ s क्या होगा, एक इवेंट है, a इज वन इवेंट, s इज सैंपल स्पेस, तो n ऑफ a बाय n ऑफ s क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ये सुन लो, ऐसे ही n ऑफ b बाय n ऑफ s हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अरे नहीं समझा, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, वो इवेंट का एक एलिमेंट लेते हैं, वो इवेंट में कितना एलिमेंट है, बाय सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है। तो व्हेन आई एम राइटिंग n ऑफ a बाय n ऑफ s, a तो एक इवेंट है, s तो हमारा सैंपल स्पेस है, तो इवेंट बाय सैंपल स्पेस का एलिमेंट डिवाइड करोगे तो हमको क्या देगा, उस एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी देगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये जो चीज है ना, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ a and this is nothing but probability of b and this is nothing but probability of a intersection b। तो फिर हमको probability of a union b जो है मिल क्या रहा है, probability of a union b is this part, this is probability of a union b, ये चीज हमारा probability of a union b है। तो probability of a union b क्या हुआ, probability of a प्लस probability of b माइनस probability of a intersection b। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम। फॉर एनी टू इवेंट्स, फॉर एनी टू इवेंट्स, दोनों में से कोई एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालना। ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देंगे n ऑफ s तो भी हमारा आ जाएगा, लेकिन ये तब आता है जब a इंटरसेक्शन भी फाई आता है, और उस समय हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये कोई भी दो इवेंट के लिए, अब मतलब ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल है, ये पर्टिकुलर केस के लिए एप्लीकेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, दैट्स ऑल। ये हमेशा के लिए नहीं है, नॉट ट्रू ऑलवेज, नॉट ट्रू ऑलवेज। ओके, ये ट्रू तब होता है ओनली व्हेन a and b are mutually exclusive। बोलो रे, समझ में आया सबको? यस सर। चलो इसको नोट करके रख यस सर। इसको नोट करके रख लो। दो फॉर्मूला आया एडिशन थ्योरम में, हम दो फॉर्मूला पढ़े, नंबर 1 फॉर्मूला ये, नंबर 2 फॉर्मूला ये। नंबर 1 फॉर्मूला कोई भी दो इवेंट के लिए होता है, और नंबर 2 फॉर्मूला एक स्पेशल इवेंट है जहां पे a इंटरसेक्शन b क्या होता है, फाई आता है। ओके, चलो इसको लिख लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
लिख लिया? ठीक है, चलो बाकी सबका वीडियो ठीक ठाक आ रहा है? सिद्धांत दिखा कि उसका क्या हाँ ठीक है, पढ़ते हैं उसको वीडियो भेज दूंगा। चलो आगे देखते हैं। ये दिया है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे ना। डी मॉर्गन्स लॉ हमको क्या बोला था? डी मॉर्गन्स लॉ हमको क्या बोला था? डी मॉर्गन्स लॉ ये हमको बोला था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो ए यूनियन बी का होल डैश होता है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर हमको कभी निकालना है तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। और हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालने के लिए हम यूज करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट्स ऑल। तो ये नया फॉर्मूला बन के आ गया, न्यू फॉर्मूला बन के आ गया। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, आगे भी अगर आएगा कहीं पे यूज कर सकते हैं। ए डैश स्टैंड फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तीनों सेम चीज है। ये तीनों जो है ना सेम चीज है। बताओ जो जो नया पॉइंट बता रहा हूं समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। हो गया ना? आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, पूरा एकदम आसान है। ठीक है, एक सेकंड। ये वाला कलर कैसे चल रहा है? हाँ ठीक है, अच्छा लगा। इस कलर में लिख रहे हैं। लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। ये सब हमको दिया है। चलो इनको यूज करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। फिर हमको जो पूछा है वो इस फॉर्मूला में डाल के वैल्यू निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारे वैल्यू हमको दिया हुआ है, खाली वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो इज इक्वल टू, अरे तुमको विजिबल है ये कलर? यस सर। 1/4, ठीक है। तो फिर ये 1/2 माइनस 1/8, ये हो गया हमारा कितना बोलो? एलसीएम 8 हो गया। एलसीएम 8 है, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4 माइनस यहाँ पे आ गया 1। 2 + 4 6 + 1 5/8। जरा जल्दी से बता दो 5/8 ही आ रहा है ना कैलकुलेशन में? यस सर। तो हमको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस 5/8, 3/8 इज आवर आंसर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है 3/8 आया। क्लियर? यस सर। चलो हम लोग काफी सारी चीज 12 में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। इंडिपेंडेंट डिपेंड होता है, ये होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये सब। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोला क्या है? पढ़ लो क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है? विजिबल? A ball is drawn from a bag contains 200 balls numbered from 1 to 100। गलत दे दिया, गलत दे दिया। करेक्शन कर लेता हूँ थोड़ा। ये 200 नहीं, इसको काट के 100 कर लो। ठीक है, 100 कर लो काट के।
तो बोला है कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग containing 100 balls numbered from 1 to 100. Find the probability that it is divisible by 2 or 5. It is divisible by 2 or 5. 2 से divisible है या फिर 5 से divisible है. ओके, एक बॉल हम ड्रॉ किए बैग से. चलो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए. अभी हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमको दिया है उसमें हम कर क्या रहे हैं बताओ. What we are doing? हम कर क्या रहे हैं कि एक बैग है, उसका अंदर में बहुत सारे बॉल है, 100 बॉल है. वो सारे बॉल में नंबरिंग किया गया है. पहला में 1, एक में 1, एक में 2, एक में 3, ऐसे करके 100. तो उसपे से हम एक बॉल निकाल रहे हैं. तो मेरे को बता दो प्लीज, अगर हम 100 बॉल में से एक बॉल निकालेंगे तो हमारे सैंपल स्पेस कितना आएगा? Out of 100 C1 is your sample space. Okay, 100 C1 is your sample space. One ball is drawn from 100 balls. One ball is drawn from 100 balls. Therefore, n of S is equal to 100 C1, जो कि 100 होता है क्योंकि NC1 का वैल्यू n होता है. NC1 इज इक्वल टू n होता है, सबको ये पता होना चाहिए. NC1 का वैल्यू n होता है. हो गया. चलो अब बोला है क्या, दो इवेंट ले लो. क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज डिविजिबल बाय 2. एक इवेंट का नाम ये ले लेता हूं, नंबर ऑन द बॉल. नंबर on the ball is divisible by 2. अरे जरा सोच के बताओ तो भाई, 1 से लेकर अगर 100 हम लिखे हैं तो उसमें डिविजिबल बाय 2 वाला कितना टोटल होगा? सारा इवेंट नंबर. हाँ तो कितना तो होगा, मैं पूछ रहा हूँ ना. अनगिनत तो नहीं है, गिनती कर सकते हैं कितना तो है. 1 से लेकर 100 नंबर किया गया बॉल में नंबरिंग. तो हमको ये पूछा है कि डिविजिबल बाय 2 इवन नंबर. तो बोलो 1 से 100 तक कितना तो इवन नंबर है? हाँ मैंने बॉल साल दिया, सोच के बताओ एवरीबॉडी. सर 50. ठीक है, 50 बॉल साल दिया. तो हमारा नंबर ऑन द बॉल डिविजिबल बाय 50 सच बॉल्स. 50 सच बॉल्स. यहाँ पे ऐसे बल 50 तो है, ये हमको पता है. कैसे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करके 50 तो बल है. तो हम इवेंट जो है ना हमेशा फेवरेबल केस लेते हैं. दूसरा जो नहीं है उसका बारे में नहीं सोचते, जो है उसका बारे में सोचते हैं. तो 50 तो बॉल है, डिविजिबल बाय 2 है. तो उसमें से एक बॉल निकाले, कितना उपाय होगा बोलो? n ऑफ a कितना होगा? 50 C1. 50 C1. ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन और समझने का कोशिश करो प्लीज. मैं बोला हूं कि हमेशा हम फेवरेबल कैसे लेते हैं, मतलब जो मेरे को चाहिए वो कहां से निकलेगा, कैसे, कितना उठता बॉल है उसमें से निकालेंगे. चलो अब हम लिखते हैं बी इवेंट. बी इवेंट क्या हो गया? डिविजिबल बाय 5. जरा सोच के बता दो कि डिविजिबल बाय 5 कितना बॉल होगा? कितना? 1 से 100 तक गिनती करो, उसमें डिविजिबल बाय 5 कितना तो नंबर है? 20 नंबर्स. 20 सच बॉल्स. अब यही 20 बॉल्स में से हमको क्या करना है? चुनना है एक तो बॉल. तो हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट? 20 C1. 20 C1 दैट इज इक्वल टू कितना है बोलो? 20. अब बात हो गया कि हमको इवेंट किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है ये इवेंट का. ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है डिविजिबल बाय 2 और 5. 2 और 5 से डिविजिबल उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ये इवेंट का. अब बात है कि
इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे 2 और 5, ये और वार देखते ही मेरे को ए यूनियन बी आ जाता है, और वार देखते ही मेरे को ए यूनियन बी का आ जाता है। और ए यूनियन बी मेरे को बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखो, साथ में माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो अगर कोई जनरल है तो। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में खत्म करो। तो व्हाट यू थिंक कि यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? मतलब इसमें जितने सारे नंबर है ओ जो कि 2 से डिविजिबल है, क्या कुछ नंबर ऐसा भी है जो कि 5 से भी डिविजिबल है? यस सर। यस सर। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या नंबर आता है। यहाँ पे हमारा आ सकता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 so on। और यहाँ पे हमारा आता है 5, यहाँ पे हमारा आता है क्या 5, 10, 5 आ गया हमारा, फिर 10 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 20 आ गया, है ना, 15 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर और बहुत सारे आएगा। एंड मैं इतना लिखते ही मेरे को दिखाई दे रहा कि अरे ये दो तो कॉमन है, ये दो देख रहे हो मैं कॉमन है, ये एलिमेंट देख रहा हूँ इसमें भी है और इसमें भी है, ये एलिमेंट में देख रहा हूँ इसमें भी है और इसमें भी है। अरे इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हम ये फॉर्मूला इसमें नहीं डाल सकते, ये जो फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ ये फॉर्मूला नहीं डाल सकता मैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं डाल सकता, क्योंकि इसमें कुछ तो कॉमन है, तो ये जनरल के लिए लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि हमको ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी के बारे में सोचते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। चलो इसी में लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो इसको भी ओबे करेगा इसको भी ओबे करेगा, मतलब नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 भी होगा और डिविजिबल बाय 5 भी होगा। एंड बोल रहा हूं तो नंबर जो है नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड होना चाहिए एंड 5। तो 2 एंड 5 से एक नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 10 से डिविजिबल है, दैट इज इट इज डिविजिबल बाय 10। अब जरा सोच के बता दो कि 10 से डिविजिबल कितना सा नंबर आता है हमारा 1 से 100 का बीच में? 10। हाँ तो 10 है तो 10 से 1 हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? बोलो यस सर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, मतलब हम निकाल दिए ये। ओके, अब चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना हो गया 50 बाय 100, 50 बाय 100 प्लस ये हमारा 20 बाय 100 हो गया माइनस ये हमारा 10 बाय 100 हो गया। क्योंकि नीचे सबका सेम है तो हम एलसीएम ले लेते हैं उसी को 100, तो ऊपर आ गया 50 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 60 बाय 100। तो 20 में काट देने से 3 बाय 5। बोलो सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। यस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है कि ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, a pair of dice is thrown, once find the probability of getting the sum is 8 or 3। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं ना। find the sum as 8 if 3 appears in one of the die, है ना? if नहीं और दिया क्वेश्चन में, ठीक ठीक।
गड़बड़ है, गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन बोला कि सम इज 8 और 3 अपीयर्स इन वन ऑफ द डाई। चलो करते हैं। 11 का ए, 11 का बीटे, तो एन ऑफ एस तो हो गया हमारा कितना 6 का स्क्वायर 36, और क्या बोला है कि ए इवेंट हमको क्या बोला है सम आज 8। सोच के बताओ सम आज 8 कैसे कैसे हो सकता है 8 5 3 3 5 और बस इसी में होगा 8। सर 6 2 6 2 2 2 6 6 4 4 1 7 7 1 7 आएगा डाई में, कौन सा डाई खरीदा है, कहां से डाई खरीदा रहे 7 आएगा। 4 4 अभिषेक बोल रहा था 7 नहीं सर 4 4 4 4 हाँ सर 3 हाँ ठीक है 3 3 और कहाँ आएगा 3 3 में 7 8 नहीं आता है ना, बस इतना ही है मेरे को लगता है। आई थिंक इट इज लाइक दिस। अच्छा ये जो क्वेश्चन तुम लोग बोल तो दिया ठीक है, लेकिन रेंडमली बोल दिया, तो एक प्रोसेस में जाओ है ना, एक प्रोसेस में जाओ तो जाके तुम्हारा कुछ मिस नहीं होगा। तो प्रोसेस में कैसे जाओगे, सिस्टम में कैसे जाओगे, पहले सबसे छोटा से स्टार्ट करो। एक पहले एक तो में 1 लिखो, दूसरा में 7 तो नहीं आ सकता, तो ये वाला कैंसिल हो गया। फिर दूसरा में पहला में 2 रखो, पहला में 2 रखो, तो 2 रखने से दूसरा में 6 2 6 हो गया, तो 6 2 भी आ गया। फिर पहला में 3 रखो, दूसरा में देखो 5 3 5 5 3, फिर पहला में 4 रखो, हो गया, दूसरा में 4 हो गया। ऐसे ही जाओ तो सो दैट कोई चीज मिस ना हो जाए। ओके ऐसे 4 5 तो मिस नहीं होगा, लेकिन 12 15 16 तो होगा, तो उसमें मिस हो सकता है। anyway, तो ये हो गया हमारा सम इज 8। अच्छा बी क्या बोल रहा है हमारा, बी बोला है कि 3 अपीयर्स इन वन ऑफ द डाई। बी में बहुत सारे एलिमेंट आएगा, 3 अपीयर वन ऑफ द डाई, मतलब 3 मान लेते फर्स्ट में आया 3 1, सेकंड में क्या आया कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट में 3 आया, सेकंड में क्या आया कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या फिर 3 सेकंड में आया तो 1 3 2 3 3 3 का जरूरत नहीं होता, आ चुका है। ओके 4 3 5 3 6 3, लेकिन हम ऐसे लिखते ही ए और बी जो लिख रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि 2 तो कॉमन ही दिखाई दे रहा मेरे को। आई कैन सी 2 कॉमन, 2 तो कॉमन दिखाई दे रहा, एक तो हमारा 3 5 और एक तो हमारा 5 3, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमको निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 5 और 5 3। ओके तो फिर हम इसको जनरल एलिमेंट नहीं लेंगे, जनरल टोटल नहीं, सॉरी जनरल ही है, हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं ले सकते। यहाँ पे सवाल में बोल देगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा, कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो जाके हम उसमें ये करेंगे। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी निकाल देते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में देख रहा हूँ कितना, तो 1 2 3 4 5 5 डिवाइडेड बाय 36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में बहुत सारे हैं, कितना डोरा देखो, बी में कितना डोरा है 11 ना, 11 by 36 minus 2 by 36, तो ये हो गया 11 plus 5 16 minus 2, 16 minus 2 14 by 36, और 2 में कटोगे तो 7 by 18। खत्म, पहला बिट खत्म। चलो नेक्स्ट बिट बोला है कि neither 9 nor 11, बिट बी बोला है neither 9 nor 11, बिट बी हमको बोला है कि neither 9 nor 11। ओके तो इसका मतलब ए हम ले लेते हैं, अगर ए इज इक्वल टू सम आज 9, बी अगर हम लिख लेंगे सम आज 11, तो फिर हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो मच 9, सो मच 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमारा सारे काम आ गया क्या? ए यूनियन बी निकालने में। ए यूनियन बी अगर हम निकाल देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि ए यूनियन बी कैसे निकलता है। ए यूनियन बी कैसे निकलता है देखते हैं। तो एन ऑफ एस तो हो गया हमारा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आई होप एन ऑफ एस सबको समझ में आ गया। वही सेम एक्सपेर क्वेश्चन था। बिट ए बोला है सॉम, बोला है सॉम 11 सॉम 9, ए बोला है कि सॉम इज 9। जल्दी से बता दो 9 कैसे हो रहा है, बताओ, सोच के बताओ जल्दी। कोई है यहाँ पे? जल्दी बताओ, सॉम इज 9। 3,6 3 6 6 3 4 5 4 5 5 4। और तो मेरे को लगता नहीं है। ओके, तो बी हमारा हो गया क्या? सॉम इज 11। 11 तो 5 और 6 में ही होता है, या फिर 6 5। तो कुछ कॉमन है क्या इंटरसेक्शन बी में? कुछ तो कॉमन है। अरे 9 है सम, इसमें एक तो सम 11 है, तो कॉमन क्या है? नहीं है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में हमारा खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लगेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगेगा। बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। तो ये बन गया हमारा कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया हमारा कितना? ए कितना? 1 2 3 4 4/36 प्लस बी में 2 है 2/36, 6/36, ये हो गया 1/6। तो ये पहले निकाल दोगे, पहले तो ये करोगे, उसके बाद ये सब लिखोगे। ओके, सो दैट इज योर 1 minus probability of P union B, मतलब 1 minus 1/6, and your answer is 5/6. Clear?